Lecture number 63. The topic is the theory of distribution. In this case, we are talking about the two theories. The first one is marginal productivity theory or the classic theory of income distribution. How we are going to distribute, how we are going to divide our income among the four factors of production. This theory tells us about that respect. Second, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो है वो रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द इकोनॉमी. ओके, let me discuss and tell you about what is the theory of distribution. Mainly, what does this mean? In this case, we are talking about the national income, and the national income is distributed to all the four factors of production in the form of rent, interest, wages and profits. रेंट जो है वो किसको दिया जाता है? लैंड को. लैंड इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन वी हैव लेबर. लेबर को वेजेस की सूरत में जो है वो पे किया जाता है. और फिर उसके बाद हमारे पास जो मशीनरी है, जो हमारे पास कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है. और प्रॉफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या जो फर्म है वो आपस में डिवाइड करती हैं, या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना भी सप्लाई पे, उसकी प्रोडक्शन पे जो प्रॉफिट हासिल होता है, वो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया जाएगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटर्मिन्ड. अब हमारे पास जो रिवॉर्ड, हमने फॉर एग्जांपल हमने लेबर्स को जो है वो वेजेस पे करनी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि लेबर्स को कितनी वेज पे करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास दो तरह से, दो थ्योरीज जो है वो प्रेजेंट की गई ऑन बिहाफ ऑफ सम इकोनॉमिस्ट. नंबर वन इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम जो है उसको कैसे डिवाइड किया जाए, यानी कि अब एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक चीज़ प्रोड्यूस कर लिया, उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया. अब उसके ऊपर जो उसको गेन हुआ है, उस गेन में से उसने जो पे करनी है चीज आगे, वेजेस पे करनी है, या लैंड का रेंट पे करना है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है, या उसकी कैपिटल का जो एक मेंटेनेंस होती है उसको देखना है. तो वो सारा कुछ जो है वो उसने कैसे डिसाइड करना है कि कितना कितना जो है उसने खर्चा रखना है. सेकंड थ्योरी हमारे पास जो है वो हम फर्दर आगे जाके स्टडी करेंगे. ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? व्हाट डज दिस थ्योरी टेल अस? ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, उनको अगर हम कांस्टेंट रखें, कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? वेदर कांस्टेंट है, हमारे पास फैशन कांस्टेंट है, हमारे पास सप्लाई कांस्टेंट है. इफ़ यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड बाय वन, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? लेबर होता है. अगर उसको इंक्रीज किया जाए 1/1, पहले एक लेबर हायर किया, फिर हमें और लेबर की ज़रूरत पड़ी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हमने दूसरा लेबर हायर किया, मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा. वो किस तरह? ग्रेजुअली इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बिकम इक्वल टू इट्स रिवॉर्ड. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं. और हमारे पास सिनेरियो कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब हम एक से ज़्यादा लेबर्स हायर करते जाते हैं, तो हर नए लेबर पे जो है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, उसके लिहाज से जो है वेज रेट तय किया जाएगा. और यहाँ पे एक यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेज रेट, तो यहाँ पे जो है मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाता है. तो इसका ये मतलब है कि जहाँ पे एक वेज जो है, एक वेज रेट एक इंटरप्रेन्योर ने तय किया होगा, उस वेज रेट के इक्वल अगर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो उसका ये मतलब है कि ये जो है ये उसका वेज रेट होगा. सपोज हमारे पास कुछ सपोजिशंस हैं इस लॉ को होल्ड करने के लिए. लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर फिक्स्ड. लैंड फिक्स है,
आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। कैपिटल फिक्स है, यानी कि अगर आपने 4 मशीनरियाँ बाय की हैं तो उन्हीं 4 मशीनरीज़ पे जो है वो आपने प्रोडक्शन करनी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन आर फिक्स्ड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना ही प्रोडक्शन करेगी जितना उसने तय किया हुआ है। उसकी आगे से सब डिविजन्स या उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस जो है वो नहीं बन सकती। नेक्स्ट जो है सपोजिशन है वो आती है लेबरर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड वन बाय वन। लेबर्स को जो है वो एकदम से सारे इकट्ठे जो है उनको हायर नहीं करना, बल्कि वन बाय वन हर लेबर की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए लेबर को हायर किया जाएगा। और यहाँ पे जो हमें एक पॉइंट है, फर्म हैज़ एम्प्लॉयड 20 लेबरर्स ऑलरेडी। 20 लेबरर्स जो है उस फर्म के अंदर अब काम कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को अब चेक करने के लिए हम जो फर्दर जो है वो लेबरर्स जो है वो हायर कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक क्या होता है, नाउ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच लेबरर्स फ्रॉम 21st laborer is given below. Okay. Marginal productivity of each laborer from 21st laborer is given below. 21st जो है हमारा लेबरर है, उसकी आप मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो अर्न करने की वो कितनी है, प्रोडक्शन करने की 50, और उसका वेज रेट जो इंटरप्रेन्योर ने तय किया हुआ है वो 30 है। यानी कि यहाँ पे आप देखें 20 जो है 20 यूनिट्स का इंटरप्रेन्योर को फ़ायदा हो रहा है। फिर उसने 22nd लेबरर हाई किया, लेबरर जो है उसको हायर किया, उसकी MRP 50 से डिक्रीज़ होकर 40 हो गई है। क्यों? क्योंकि अब काम जो है वो डिवाइड हो गया है। पहले एक लेबरर जो था वो कर रहा है, अब दूसरा लेबरर आ गया है, तो पहले वाले की जो है वो प्रोडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज़ हो गई है और दूसरे वाला इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पहले वाले से ऑलरेडी लो है। यहाँ पे भी अगर हम इसको करें MRP को वेज रेट से करें सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास जो है वो कितना 10 यूनिट्स अभी भी फ़ायदा हो रहा है इसको इंटरप्रेन्योर को। जब 23rd लेबरर हायर किया है तो यहाँ पे यू कैन सी कि MRP जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज़ 30 और वेज रेट जो है वो भी 30 है। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको पहले बताया इज इक्वल टू वेज रेट। तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे वेज रेट जो है वो लेबर की वो तय की जाएगी, यानी कि 30 MRP पे वेज रेट जो है वो 30 रुपीज़ जो है 23rd लेबर को दिया जा रहा है। अगर फर्दर लेबर हायर किया तो यहाँ पे देखें उसकी MRP 20 है लेकिन वेज रेट उसको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है, इंटरप्रेन्योर को। और कितने यूनिट्स का नुकसान हो रहा है, 10 यूनिट का उसको नुकसान हो रहा है। फिर अगर फर्दर 25th लेबर को हायर करता है तो यहाँ पे भी उसको और ज़्यादा नुकसान होगा, बल्कि इधर उसको 20 यूनिट्स का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो वो ऐसी जो एक तरह का नहीं लेगा कभी भी रिस्क, बल्कि 23rd लेबर पे आके वो स्टॉप कर देगा, फर्दर लेबर जो है वो हायर नहीं करेगा। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो एक्स एक्सिस पे लेबर जो है 21st लेबर, 22nd लेबर, 23rd लेबर और 30 रुपीज़ MRP या वेज रेट जो है वो वाई एक्सिस पे लिया गया है। और यहाँ पे देखें 10 पे जो है 21st लेबर का 10 यूनिट जो है वो MRP था, 22nd लेबर का 20 यूनिट था, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है MRP। अब ये इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि 24th लेबर पे जाके ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से किसको नुकसान होगा, इंटरप्रेन्योर को। तो ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे हमारा MRP जो है दैट विल बी इक्वल टू द वेज रेट। सो दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। और ये हमारा जो थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है उसको शो कर रही है। अब इसकी अजम्पशंस क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल।
जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जैसा काम कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, यानी कि अगर एक निकल जाता है तो फ़ौरन दूसरे को हायर कर लिया जाएगा। थर्ड इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर उनको यहाँ पे सही तरह वेज रेट पे नहीं किया जा रहा तो वो एक फर्म को छोड़ के दूसरी फर्म में जा सकती है। रिवॉर्ड्स आर डिटर्मिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डिफरेंट फर्म्स को देखते हुए जो फर्म ओनर है वो एक अपनी फर्म का वेज रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि उसने कितने लेबर्स को कितना पे करना है। और यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थेरी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो की गई थी वो की गई थी कि जो अजम्पशंस हैं दे आर टोटली अनरियलिस्टिक। और ये बात हमें भी नज़र आती है कि लेबरर जो है वो कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। लैंड कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। लैंड जो है उसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है। मशीनरी जो है वो कभी भी 4 मशीनरियाँ अगर बाई की गई हैं तो लाजमी नहीं कि 10 साल बाद वो 4 की 4 ऐसे ही काम करती रहें। तो ये एक अनरियलिस्टिक किस्म के जम्पशंस जो हैं यहाँ पे पेश की गई थी। और एक तो चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ डिमांड पे फोकस किया गया था, जबकि सप्लाई ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको इग्नोर किया गया। यानी कि मार्केट में अगर लेबर्स की डिमांड है, फर्म जो है अगर उसको इतनी प्रोडक्शन करवानी है और वो लेबर्स की डिमांड कर रही है तो क्या इतनी सप्लाई मार्केट में लेबर्स की अवेलेबल है? क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक लेबर जो है वो फर्म छोड़ के चला गया और उसके साथ ही या उसके चंद घंटों बाद ही जो है वो दूसरा लेबर आ जाएगा, बल्कि लेबर्स को ढूंढने में टाइम लगता है। तो ये एक फैक्ट है कि आया जो है मार्केट के अंदर लेबर की सप्लाई वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म जो था इस थेरी पे किया गया था, जिसकी वजह से सेकंड थेरी जो है डिमांड एंड सप्लाई की थेरी फिर उसको पेश किया गया। और आज तक मॉडर्न थेरी उसको इसलिए कहा जाता है कि स्टिल उसी को जो है इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं टू गैदर द डेटा। तो ये हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।